कहानी का ये 14वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। खुद से ही बात करके अधीरा अजीब सी हंसी हंसने लगी। वो हंसी रही थी कि तभी बंसी वापस आ गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, आपकी बातों में हम जो कहने आए थे वही भूल गए। नीचे कोई आया है, आपको बुला रहा है। अधीरा चौंक कर बोली, कौन है और मुझसे मिलने क्यों आया है? बंसी कंधे उचकाकर बोला, हमें क्या पता, खुदा कर देख लो। कहकर बंसी चला गया और अधीरा सोचने लगी कि यहाँ उससे मिलने कौन आया होगा। सोचती हुई अधीरा नीचे आई तो देखा हॉल में एक आदमी एक खूबसूरत सी लड़की के साथ मौजूद था। अधीरा उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, किससे मिलना है आपको? आदमी खड़ा होकर बड़ी विनम्रता के साथ बोला, जी हमें मिसेस अधीरा वीर प्रताप सिंह ठाकुर से मिलना है। अधीरा अपने नाम के साथ वीर के संबोधन से बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मेरा नाम अधीरा है, सिर्फ अधीरा ही कहिए। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आदमी बोला, ओह हेलो मैम, माई सेल्फ तरुण भट्ट और ये मेरी असिस्टेंट अलीशा। अधीरा मुस्कुराकर बोली, हेलो। फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वो ड्रेस डिजाइनर तरुण भट्ट तो नहीं जिन्हें इस साल बेस्ट ड्रेस डिजाइनर का अवार्ड मिला है? तरुण मुस्कुराकर बोला, यस मैम। ये सुनते ही अधीरा खुशी से उछलकर चीख पड़ी, आप द बेस्ट ड्रेस डिजाइनर तरुण भट्ट मेरे सामने खड़े हैं, वो भी साक्षात रूप में, जिनकी डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने का हर लड़की का ख्वाब है। मैं आज उनसे मिल रही हूँ। ओह गॉड, आज तो मैं कुछ और भी मांग लेती तो वो भी मिल जाता। आप नहीं जानते कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत शौक है ड्रेस डिजाइन करने का, तो मैं जो ड्रेस पहनती हूँ ना उन्हें मैं खुद ही डिजाइन करती हूँ। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आप इतने बड़े डिजाइनर मुझे कैसे जानते हैं? तरुण अधीरा की मासूमियत और भोलेपन को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, एक्चुअली हमें मिस्टर वीर ने भेजा है आपके लिए कपड़े डिजाइन करने के लिए। अधीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट, अब मेरे लिए कपड़े डिजाइन करेंगे? ये सुनकर ही अधीरा का सिर घूम गया और वो चक्कर खाकर गिरने लगी, मगर तरुण की असिस्टेंट अलीशा ने उसे पकड़कर संभाल लिया और बोली, आर यू ओके मैम? तरुण थोड़ा घबरा कर बोला, आप ठीक है ना मैम? अधीरा खुद को संभाल कर बोली, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तरुण बोला, वन सेकेंड मैम। फिर उसने अपनी असिस्टेंट अलीशा की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो अलीशा ने किसी को फोन करके आने को कहा, तो कुछ ही देर में दो आदमी कपड़ों के दो रैंक लेकर अंदर आए और रखकर फिर से बाहर चले गए। उस रैंक में एक से एक खूबसूरत डिजाइन की ड्रेसेस टंगी हुई थी। अधीरा उन ड्रेसेस को आंखें फाड़े देखने लगी। तरुण बोला, मैम ये मेरी लेटेस्ट इंडियन डिजाइन्स की यूनिक कलेक्शन है, आई होप यू लाइक इट मैम। अधीरा हैरानी से आंखें फाड़ कर बोली, ये सब मेरे लिए है? तरुण बोला, यस मैम, सब आपके लिए ही है। अगर आपको इनमें से कुछ नापसंद हो तो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए और नए डिजाइन तैयार कर दूंगा। अधीरा खुशी से चहकते हुए बोली, अरे क्यों पसंद नहीं होंगी, आपके डिजाइन के कपड़े तो कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। कहकर अधीरा एक एक ड्रेस को अपने से लगाकर देखने लगी। तरुण बोला, वैसे तो ये सारी ड्रेसेस उसी साइज की हैं जो साइज मिस्टर वीर ने बताया था, फिर भी एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अगर साइज में कोई प्रॉब्लम हुई तो अलीशा आपका मेजरमेंट ले लेगी, फिर हम इन सारी ड्रेसेस को परफेक्ट आपके साइज का बना देंगे। अधीरा एक ड्रेस लेकर बोली, ओके मैं भी इसे ट्राई करके आती हूँ, आप लोग बैठिए। फिर बंसी को आवाज देकर बोली, बंसी जी इनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। कहकर अधीरा ड्रेस ट्राई करने अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद अधीरा ड्रेस पहनकर नीचे आई तो उसे देखकर तरुण और अलीशा खड़े हो गए और अधीरा को देखकर दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, ब्यूटीफुल। अलीशा अधीरा के पास आकर बोली, मैम आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लगता है जैसे ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए ही बनी है और साइज तो एकदम परफेक्ट है, रियली यू लुकिंग सो गॉर्जियस। अधीरा खुश होकर बोली, सच में? अलीशा मुस्कुराकर बोली, यस मैम। अधीरा बोली, थैंक यू, मैं दूसरी ड्रेसेस भी ट्राई करके दिखाऊं? तरुण मुस्कुराकर बोला, नो मैम इसकी जरूरत नहीं, ये सारी ड्रेसेस एक ही साइज की हैं, इनके साइज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर उसने अपने साथ आए लड़कों को वो सारी ड्रेसेस अधीरा के कमरे तक पहुंचाने का इशारा किया। तो वो लोग बंसी के साथ अधीरा के कमरे में वो सारी ड्रेसेस लेकर चले गए। फिर वो अधीरा से बोला, ओके मैम, अब हम चलते हैं। अधीरा उन्हें रोकते हुए बोली, लेकिन इन ड्रेसेस के पैसे? तरुण बोला, यू डोंट वरी मैम, मिस्टर वी पैक कर चुके हैं। फिर वो चले गए और अधीरा अपने कमरे में जाकर एक एक ड्रेस पहनकर देखने लगी। सारी ड्रेसेस बहुत कीमती थी, जिन्हें अधीरा जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए पहनना तो दूर, छूना तक भी मुश्किल था। और ये अधीरा की किस्मत थी या वीर का प्यार कि अधीरा आज इतने बड़े डिजाइनर की ड्रेस पहन रही थी। आज वो बहुत खुश थी। सपना सुबह से अपने कमरे में थी। न वो कमरे से बाहर निकली और ना ही उसने कुछ खाया पिया। रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी उसने। कल्याणी जी और उसकी मालता जी उसे कई बार खाना खाने के लिए कह चुकी थी, मगर सपना कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही खाना खाया। अवधेश जी भी आज सुबह खाना खाए बिना ही जल्दी घर से चले गए थे। सपना अपने कमरे में रोते रोते सो गई। वो नींद में थी, तभी उसके फोन की रिंग बजी। कुछ देर तक फोन बजता रहा और बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर फोन की रिंग बजी। इस बार सपना की नींद खुल गई और उसने फोन उठाकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर नाम देखकर सपना फिर से रोने लगी और फोन वापस रख दिया। इधर अनुराग सपना को फोन लगा लगा कर परेशान हो गया था, मगर सपना फोन ही नहीं उठा रही थी। अनुराग सपना के फोन न उठाने पर इरिटेट होकर खुद से बोला, ये सपना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? एक तो आज बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी करके घर में बैठ गई और अब मेरा कॉल नहीं ले रही। अब मुझे अगर उससे कुछ पूछना हो तो कैसे पूछूं? लगता है मुझे वीर से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो। खुद से बात करते हुए अनुराग वीर के कैबिन की तरफ चल दिया। वीर अपने कैबिन में बैठा अपने हाथ में फोन लेकर उसे घूर रहा था। वीर उसके सामने खड़ा होकर हैरानी से उसे देखकर बोला, सर, फोन को आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई प्रेमी अपनी महबूबा को देखता है? वीर गुस्से में बोला, शट अप अनु, कब से अधीरा को फोन लगा रहे हैं मगर मैडम फोन उठा ही नहीं रही। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, लगता है दोनों बहनों की एक ही प्रॉब्लम है। वीर आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अनुराग हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। वीर फोन साइड में रखकर बोला, कहो किस लिए आए हो? अनुराग बोला, सर, सपना आज ऑफिस नहीं आई और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही। पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज ऐसा क्यों कर रही है? मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही जो उसने रखी है। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाएगी तो मुझे वो फाइल कैसे मिलेगी? अनुराग की बात सुनकर वीर सोच में पड़ गया। आज सपना का ऑफिस ना आना और फोन ना उठाना इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं उसकी फैमिली अधीरा का गुस्सा सपना पर तो नहीं निकाल रही, कहीं उसे ऑफिस आने से उन्होंने तो मना नहीं कर दिया। अनुराग वीर को सोचों में गुम देखकर बोला, सर आप क्या सोचने लगी? वीर कुछ सोचकर बोला, अनुराग, हमें ऐसा लग रहा है कि सपना बेवजह ही अपनी फैमिली के गुस्से का शिकार हो रही है। अनुराग चौंक कर बोला, क्या मतलब? वीर अपनी सीट से उठकर चलकर अनुराग की तरफ आते हुए बोला, अधीरा ने जिस तरह से शादी की उसकी फैमिली के लिए ये बेइज्जती की बात है और आगे चलकर सपना ऐसा कदम ना उठा ले, इसलिए उन्होंने सपना को ऑफिस आने से रोक लगा दी होगी। अनुराग हैरानी से बोला, इसका मतलब बेकसूर सपना को उस गलती की सजा मिल रही है जो गलती उसने की ही नहीं। और सर देखा जाए तो इसमें अधीरा की भी कसूरवार नहीं है, सारी गलती तो। अनुराग आगे क्या कहने वाला है, ये एहसास होते ही वीर ने अनुराग को माथे पर बल्ला कर घूर कर देखा तो अनुराग अपनी बात अधूरी छोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वीर उसे घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे तुम आजकल? अनुराग सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, लेकिन सर अब मैं क्या करूं? वीर सोचने के अंदाज में अपनी कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथ अपने होठों पर रखकर बोला, नहीं, ये हमारे और अधीरा के बीच का मैटर है। इसका असर सपना पर नहीं पड़ने देंगे। उसके साथ हम कुछ गलत नहीं होने दे सकते। और अनुराग, तुम फिलहाल आज उसे छुट्टी मनाने दो, कल वो ऑफिस आ जाएगी। अनुराग वीर को असमंजस से देखते हुए बोला, मगर कैसे सर, उसकी फैमिली? वीर बोला, क्या तुम भूल गए अनुराग कि वीपीएस कंस्ट्रक्शन में नौकरी पाना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल हमारी मर्जी के बिना नौकरी छोड़ना है।
तो फिर हमारी मर्जी के बिना सपना ये जॉब कैसे छोड़ सकती है? कहकर वीर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ अनुराग को देखा तो अनुराग भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इधर अधीरा वीर के बहुत ही शानदार कीमती सामान से सुसज्जित बाथरूम के बाथटब में देर तक नहाने के बाद वीर के भेजे हुए कपड़ों में से एक बहुत खूबसूरत पीले कलर का अनारकली चूड़ीदार सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर आलीशान आईने के सामने इतराते हुए अलग अलग पोज बनाकर खुद को देखने लगी। फिर भागकर नीचे गई और किचन में काम कर रहे बंसी के सामने जाकर अपनी ड्रेस के घेरे को दोनों तरफ से पकड़कर गोल गोल घूमते हुए बंसी से बोली, देखिए बंसी जी, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? अच्छी लग रही हूँ ना? बंसी उसे देखकर बोला, हाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ। अधीरा बंसी के ठंडे से जवाब पर मुंह बनाकर बोली, ये क्या बंसी जी, कितना हल्का सा जवाब दिया आपने? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? बंसी उसे देखकर बोला, अरे बोला तो अच्छी लग रही हो, अब और क्या बोले? अभी जाओ यहाँ से, हमें अभी बहुत काम करना है। दोपहर का खाना बना रहे हैं, साहब आकर गुस्साएंगे हम पर अगर वक्त पर खाना बनाकर नहीं भेजे तो। अधीरा मायूस सा मुंह बनाकर किचन से बाहर निकल गई और खुद से बोली, अब किसे दिखाऊं? कौन बताएगा मुझे कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? इतने बड़े घर में बात करने को भी कोई नहीं है तो किससे जाकर पूछूं? फिर अचानक कुछ याद करके उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एकदम उछलकर बोली, सोनू, हाँ उससे पूछती हूँ, उसी से पूछती हूँ। मैं कैसे भूल गई उसे? कल से उससे बात भी नहीं हो पाई। इस जल्लाद के चक्कर में मैं सबसे दूर हो गई। लेकिन मेरी सोनू मुझसे नाराज नहीं होगी पक्का। शायद इस वक्त वो ऑफिस में होगी। फोन करती हूँ उसे। मेरा फोन हाँ रूम में होगा। फिर वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गई। कमरे में इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगी तो बेड के साइड रोड के ऊपर पड़ा उसे अपना पर्स नजर आया। वो जल्दी से पर्स उठाकर उसमें से अपना फोन ढूंढने लगी। हाँ मिल गया। फिर फोन लेकर सपना का नंबर लगाने लगी। फोन रिंग जा रही थी मगर सपना ने फोन नहीं उठाया। फोन उठा सपना, प्लीज फोन उठा। उधर सपना रोते रोते सो गई थी। पहले अनुराग और फिर अधीरा के लगातार फोन करने से फोन की रिंग से उसकी नींद खुल गई। फोन की रिंग सुनकर जैसे ही फोन उठाकर वो सुनने लगी कि फोन बंद हो गया। रिंग बंद होने पर सपना ने झुल्लाकर बिना देखे ही फोन रख दिया और गुस्से से फिर से लेट गई। सपना के फोन ना उठाने पर अधीरा उदास होकर फोन को देखकर बोली, सपना, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? फिर अपने आंसू साफ करके खुद से बोली, ठीक है, अगर उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो फिर मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं। ये कहकर गुस्से से उसने फोन बेड के दूसरी तरफ फेंक दिया। देर रात को वीर ऑफिस से घर आया तो घर में एकदम शांति देखकर हैरान रह गया। वीर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये घर में इतनी शांति कैसे है? वो भी अधीरा के घर में रहते। हमें तो लगा था कि घर में तूफान मचा होगा मगर यहाँ तो। अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए वीर ने पुकारा, बंसी बंसी। वीर की आवाज सुनकर बंसी दौड़कर आया और बोला, जी मालिक। वीर उसे देखकर बोला, अधीरा कहाँ है? बंसी बोला, ऊपर कमरे में होंगी मालिक। वीर उसे घूर कर बोला, होंगी से क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता कि घर की मालकिन कहाँ है? बंसी घबरा कर बोला, मालिक सुबह से कमरे में ही है, कमरे से बाहर नहीं निकली। वीर ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? बंसी बोला, तबीयत तो ठीक ही लग रही थी, बस थोड़ी सी उदास लग रही थी। वीर ने आगे पूछा, खाना खाया उसने? बंसी बोला, दिन में तो खाया था मगर रात का खाना अभी तक नहीं खाया। हमने पूछा तो बोली कि अभी मन नहीं है, जब मन होगा तब खा लेंगी। वीर बोला, ठीक है, तुम खाने लगाओ, हम उसे देखते हैं। कहकर वीर ऊपर अपने कमरे में चला गया और धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर वीर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि अधीरा पूरे बिस्तर पर कब्जा करके सो रही है। आधा कंबल बिस्तर के नीचे और आधा उसके ऊपर नीचे दबा हुआ है। वो आड़ी टेढ़ी पूरे बिस्तर पर फैलकर बेसुध से सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर वीर ने नाक के इशारे में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसके पास आकर नीचे गिरा कंबल उठाकर ठीक से उसके ऊपर डालकर उसे अच्छे से ढक दिया। फिर उसके पास बैठकर प्यार से उसे एकटक निहारने लगा। सोती हुई अधीरा एक मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे जिन्हें देखकर पता चल रहा था कि सोने से पहले अधीरा काफी रोई थी। ये देखकर वीर के मन में एक टीस सी उठी। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर थी।
वीर ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उस लट को चेहरे से हटाकर साइड में कर दिया। फिर उसे देखते हुए धीरे से बोला, जानते हैं बहुत हर्ट किया है हमने तुम्हें। तुम्हारे आंसू इस बात के गवाह हैं कि कितना मिस कर रही हो तुम अपनी फैमिली को। सच कहूं तो हम ऐसा नहीं चाहते थे। तुम्हें तकलीफ देने के बारे में तो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, मगर अधीरा तुमने हमें मजबूर कर दिया। फिर वो आंखों में गुस्सा भरकर बोला, 3 साल तक हम ये सोचकर नफरत की आग में जलते रहे कि तुमने हमें धोखा दिया है या फिर अपनी फैमिली के दबाव में आकर किसी और को अपना लिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें, और जब मिली तो ऐसे जैसे कि हमें जानते ही नहीं, एक अजनबी की तरह। क्यों अधीरा, क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आखिर कारण क्या है तुम्हारा हमसे दूर जाने का, हमें ना पहचानने का? कैसे भूल सकती हो तुम हमें, अपने प्यार को? क्या वजह है जो तुम हमसे अनजानों जैसा बिहेव कर रही हो? क्यों अधीरा, आखिर क्यों नहीं बताती तुम हमें? फिर वो खड़ा होकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक कर अपने शूज उतार कर स्लीपर पहने और बाथरूम में घुसकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया और चेहरा ऊपर करके आंखें बंद करके पानी की फुहार मुंह पर महसूस करने लगा। मगर बंद आंखों में अभी भी उसे अधीरा का चेहरा ही नजर आ रहा था। वो सारी यादें उसके जहन में उतर आई जब शिमला में उसने अधीरा के साथ प्यार भरे पल गुजारे थे, साथ जीने मरने के वादे किए थे, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। मगर फिर एक दिन अधीरा उसका साथ छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर मिली भी तो बेगानों की तरह। फिर उनकी शादी। शादी की बात याद करते हुए उसे अचानक याद आया जब शादी की बात पर अधीरा ने उससे कहा था, अब इतनी सी बात के लिए क्या करना, चलो कोई बात नहीं, आपको मुझसे शादी ही करनी है ना, तो उसमें क्या बात है? चलो अभी पापा के पास चलते हैं, आप उनसे शादी की बात कर लेना, मैं जानती हूँ कि पापा इनकार नहीं करेंगे। ये बात याद आते ही वीर को जैसे झटका सा लगा। उस वक्त अधीरा ने शादी के लिए इनकार नहीं किया था, मतलब उसे शादी से इनकार नहीं था, सिर्फ एग्रीमेंट से एतराज था। ये क्या पहली है? अगर हमसे शादी से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर तुमने हमें छोड़ा क्यों था, और इस तरह से अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? कुछ तो है अधीरा जो तुम छुपा रही हो, और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आखिर क्यों तुम हमसे बेगानी हो गई? क्यों तुम हमारा प्यार भूल गई? तुम बेवफा नहीं हो, ये तो हम जानते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है? हम वो पता लगा कर ही रहेंगे। कुछ देर बाद वीर बाथरूम से नहा कर निकला। उसने अपने बदन पर सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नजर बिस्तर पर सोई अधीरा पर पड़ी, तो उसे देखकर चौंक गया क्योंकि अधीरा पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी, जबकि ऐसे की ठंडक से पूरा कमरा पूरी तरह से ठंडा था। वीर ने पहले ऐसी की तरफ देखा, उसकी कूलिंग फुल थी। फिर उसने अधीरा को देखा जो बुरी तरह से छटपटा रही थी। वो दोनों हाथों से अपने दोनों तरफ से बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर अपने सिर को इधर उधर मारते हुए बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो, मत मारो मुझे, प्लीज छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। वीर को याद आया कि पिछली रात में अधीरा नींद में कुछ ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और तब भी वो ऐसे ही बुरी तरह से डर रही थी। वीर जल्दी से उसके पास आया और उसे जगाने लगा। अधीरा, अधीरा उठो, उठो अधीरा, देखो कुछ नहीं हुआ, हम हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे वीर, उठो अधीरा, जागो। अधीरा नींद में बोल रही थी, नहीं छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो, नहीं। वीर घबरा कर बोला, अधीरा होश में आओ। वीर ने उसे दोनों बाहों में पकड़कर उठा लिया और फिर दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। होश में आओ अधीरा, आंखें खोल कर देखो। वीर के झंझोड़ने से अधीरा एकदम नींद से जागी और हैरान आंखों से वीर को देखने लगी। तो वीर उसका चेहरा हाथों में लेकर प्यार से बोला, कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तुम हमारे पास हो, सुरक्षित हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस। अधीरा घबराई सी आवाज में बोली, वो क्यों मेरे सपनों में आता है? वीर बोला, कौन कौन है वो? अधीरा बोली, पता नहीं, मैं नहीं जानती। वीर ने जानना चाहा, वो दिखता कैसा है? अधीरा घबराई हुई सी आवाज में बोली, पता नहीं, कभी चेहरा नहीं देखा, मगर ऐसा लगता है कि मैं उसे जानती हूँ, मगर कुछ याद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे मार डालेगा। कहकर अधीरा जोर जोर से रोने लगी तो वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वीर प्रताप सिंह ठाकुर की बीवी की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। तुम बिल्कुल मत डरो अधीरा, हमारी आगोश में तुम हमेशा महफूज रहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें,
हम है ना तुम्हारे पास। अधीरा उसे देखकर बोली, सच में आप पास हो ना मेरे। वीर प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, हाँ हमेशा। अधीरा उसे देखकर बोली, आप मुझे उससे बचाओगे ना। वीर उसके माथे को चूमकर बोला, जिंदगी भर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हर खतरे से, बस तुम हमारे साथ रहना। अधीरा वीर से लिपट गई और बोली, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पापा भी नहीं है। वीर उसे अपनी आगोश में कसते हुए बोला, हम हैं ना तुम्हारे पास, तो किसी और की क्या जरूरत। वीर ने सर झुका कर देखा तो अधीरा वीर की महफूज आगोश में फिर से सो चुकी थी। वीर उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया, फिर उसे पकड़कर धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया और उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए मन में सोच रहा था, हमें पता लगाना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ और ऐसे सपने क्यों आते हैं तुम्हें। अधीरा सो चुकी थी और वीर अब भी उसे सोते हुए देख रहा था। उसका खूबसूरत मासूम चेहरा जिस पर अब भी डर और खौफ के चिन्ह थे। अधीरा के चेहरे पर डर देखकर वीर की आंखों में गुस्सा उतर आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अधीरा को इतना डरा रहा है। ऐसे सपनों की वजह क्या है। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे सुनकर वीर अपनी सोचों से बाहर आया और अधीरा को ठीक से लेटाकर कंबल से उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया और धीरे से उठकर कमरे का दरवाजा खोला तो सामने बंसी खड़ा था। बंसी को देखकर वीर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है। बंसी बोला, सांप खाने लग गया है, आप नीचे चल कर खाएंगे या फिर यहीं रह आऊं। वीर ने एक बार फिर सिर घुमाकर पीछे बिस्तर पर सो रही अधीरा को देखा, फिर बंसी को देखकर बोला, हमें भूख नहीं है और अधीरा सो रही है, तुम खाकर सो जाओ। जी साहब, कहकर बंसी चला गया तो वीर ने दरवाजा बंद करके दूसरी साइड बालकनी का दरवाजा खोलकर एक नजर अधीरा को देखकर कमरे से बाहर निकल गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वीर रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर खड़ा हो गया और ऊपर जगमगाते तारों से भरे आसमान को देखकर बोला, क्या मिलता है आपको हमारे साथ ऐसे खेल खेल कर। क्यों हमसे हमारे हर उस इंसान को दूर कर देते हैं जिससे हमें प्यार होता है। पहले माँ, फिर दादाजी, फिर नाना जी को आपने हमसे छीन लिया। बाबा को उस औरत ने हमसे छीन लिया, हमें हमारे ही घर से दूर कर दिया और फिर अधीरा को हमसे दूर कर दिया। क्यों, आखिर क्या दुश्मनी है आपको हमसे। क्यों हमारी ही खुशी बर्दाश्त नहीं होती आपसे। मगर अब नहीं, अब और नहीं, हम आपको अधीरा को हमसे छीनने नहीं देंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, मगर अधीरा को हम खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अधीरा के लिए इस दुनिया से तो क्या आपसे भी टकरा सकते हैं हम, मगर इस बार हम अपने प्यार को खोने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। फिर वो थोड़ा रुक कर सिर नीचे करते हुए गहरी सांस लेकर खुद से बोला, इतने वक्त से हम अपनी अधीरा को बेवफा समझकर उससे नफरत करते रहे, उसे हमारा दिल तोड़ने का दोषी मानते रहे, मगर वो तो खुद न जाने किस दर्द में जी रही है। हमारी हंसती मुस्कुराती हिरनी सी फुदकने वाली और रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हमारी अधीरा आज एक सपने से डर रही है, वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे सपने में ही डरते हुए कहीं वो मर ही ना जाए। फिर वो अपने ख्यालों में खोते हुए खुद से मुस्कुराते हुए बोला, आज भी याद है हमें शिमला में हमारी अधीरा से वो पहली मुलाकात। 18 साल की वो अल्हड़ सी लड़की जो अचानक ही हमारी वीरान से जिंदगी में बाहर बनकर आ गई थी और ना चाहते हुए भी वो हमें प्यार की दुनिया में ले गई थी। प्यार पर विश्वास ना करने वाले इस पत्थर दिल वीर के दिल में ना जाने कब और कैसे वो बिना हमारी इजाजत के चुपके से आकर बैठ गई थी। कितनी प्यारी लग रही थी उस दिन वो, कहते हुए वीर अतीत की यादों में खो गया। इस आवाज से वीर की तंद्रा टूटी और वो अपने अतीत से वर्तमान में लौटा। आवाज सुनकर वीर जल्दी से अपने कमरे में दौड़ा और जाकर देखा अधीरा बेड से उठकर अपने पैर को पकड़कर नीचे बैठी करहा रही थी। वीर ने उसे हैरानी से देखा, फिर जल्दी से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों। कहते हुए उसके पैर को देखा तो उसके पैर के अंगूठे के नाखून से खून निकल रहा था। खून देखकर वीर उसका पैर पकड़कर घबराकर बोला, ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी। अधीरा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, इस टेबल से ठोकर लगी मुझे, कितना दर्द हो रहा है मुझे, खून भी कितना निकल रहा है। वीर ने उसकी चोट को देखा, फिर उसको देखा और बोला, तुम बच्ची हो क्या जो ऐसे रो रही हो। अधीरा चिढ़कर बोली, तो क्या नाचूं।
एक तो मुझे इतनी चोट लग गई, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, जालिम इंसान। वीर ने उसकी चोट को देखकर पूछा, लेकिन ये चोट तुम्हें लगी कैसे? तुम तो बेड पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे आई? फिर अचानक वीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने चौंक कर अधीरा से पूछा, कहीं कहीं तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? अधीरा वीर की बात सुनकर चिढ़ गई और उसे घूर कर देखते हुए बोली, नींद में चलने की बीमारी होगी आपको? मुझे नहीं है कोई नींद वींद में चलने की बीमारी। वो तो सोते सोते मुझे भूख लग गई, इसलिए कुछ खाने के लिए नीचे जाने लगी कि इस टेबल से टकरा गई। पता नहीं ये मनहूस सा टेबल यहाँ क्यों रखा है? खाना तो नीचे डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, तो फिर इस टेबल की यहाँ जरूरत क्या है भला? फिर अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाते हुए बोली, माँ मुझे कितना दर्द हो रहा है। कि अगर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर वीर थोड़े नर्म स्वर में बोला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आदिरा चिढ़कर वीर पर भड़क उठी, दर्द भी कोई कम या ज्यादा होता है क्या? दर्द तो बस दर्द होता है ना, और चोट लगने पर बहुत ज्यादा ही होता है, समझे आप? फिर धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, जालिम इंसान। सुना हमने। वीर ने उसे घूरते हुए कहा तो अदीरा ने मुंह बनाकर फेर लिया तो वीर ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। तो अधीरा हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। वीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर उसे घूरकर देखते हुए कड़क आवाज में बोला, हिलना मत यहाँ से, अगर हिले तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अधीरा उसे आंखें फाड़े देखती रही तो वीर उसे देखकर थोड़ा जोर से बोला, हमारी बात समझ में आई या नहीं? उसकी कड़क आवाज से अधीरा ने घबराकर अपने गले का थूक निकला और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। तो वीर पलटकर वहां से जाने लगा। अधीरा का घबराया सा चेहरा देखकर वीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपने कबर्ड को खोलकर उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस अधीरा के पास आया और आकर बेड पर अधीरा के सामने बैठ गया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसमें से कॉटन का एक टुकड़ा लेकर उसे डिटॉल में भिगोने लगा। अधीरा जो अब तक अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी, उसे कॉटन पर डिटॉल लगाते देखकर घबराहट में उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई और वो घबरा कर अपना पैर पीछे करके बोली, नहीं मुझे ये नहीं लगाना प्लीज, इसे दूर रखो मुझसे। वीर ने उसे हैरान नजरों से देखा और बोला, क्या किसे दूर रखें? अधीरा वीर के हाथ में पकड़े कॉटन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, ये मुझे नहीं लगाना, ये बहुत जलता है। वीर उसे घूर कर देखते हुए बोला, अधीरा तुम बच्ची हो क्या जो इस डिटॉल से छोटे बच्चों की तरह डर रही हो? अगर इसे नहीं लगाएंगे तो चोट पर से ब्लड कैसे साफ करेंगे? अधीरा पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, मुझे नहीं करना कोई खून वून साफ, मैं अपने आप गीले कपड़े से कर लूंगी। वीर गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम गीला कपड़ा चोट पर लगाओगी? नहीं, वो बस आस पास का खून साफ कर लूंगी, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। वीर बोला, हाँ पता चला हमें क्या कर लोगी तुम, चुपचाप अपना पैर दिखाओ, चोट को साफ करके हम उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। अधीरा अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर चोट को छुपाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करनी कोई ड्रेसिंग वेसिंग, मैं खुद कर लूंगी। उसे बच्चों की तरह जिद करते देखकर वीर ने एक गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अगर तुम हमसे नहीं करवाना चाहती हो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अब तुम डिटॉल से साफ तो करवा नहीं रही हो, तो फिर हम डॉक्टर से कह देंगे और वो तुम्हें एक टेटनस का इंजेक्शन लगा देंगे। ये ठीक रहेगा ना अधीरा? अधीरा एकदम से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतनी सी चोट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या? और इंजेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। वीर उसे घूरते हुए बोला, अधीरा। वीर की गुस्से से भरी आंखें देखकर अधीरा थोड़े चापलूसी भरे स्वर में बोली, वो अच्छा ठीक है, फिर आप ही दवाई लगा दो, मगर वो डिटॉल से भीगी कॉटन जो वीर के हाथ में थी की तरफ इशारा करते हुए बोले, वो रहने दीजिए। वीर ने अपने हाथ में पकड़ी कॉटन को देखा, फिर अधीरा की तरफ देखकर बोला, अधीरा चुपचाप अपना पैर हमारी तरफ करो, देखो जख्म में से खून निकल रहा है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? अधीरा रोनी शक्ल बनाकर बोली, बहुत दर्द हो रहा है, मगर इससे और भी ज्यादा दर्द होगा। वीर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम ऐसे लगाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अधीरा उसे घूर कर बोली, नहीं, आप तो वैसे भी मुझे तकलीफ में देखकर खुश होते हैं, तो आपको तो खुशी ही होगी मुझे दर्द में देखकर। वीर अपनी बाहें ऊपर उठाकर बोला, अच्छा तुम्हारी नजर में क्या हम इतने ही बुरे हैं?
अधीरा गुस्से से मुंह फेर कर बोली, जब से आपसे मिली हूं तब से अब तक सब बुरा ही तो हुआ है मेरे साथ, फिर भी आप ये पूछ रहे हैं। वीर उसके करीब आते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वीर अधीरा की तरफ देखकर बोला तो अधीरा बोली, और क्या लगना चाहिए मुझे? वीर अधीरा की आंखों में मुस्कुराकर देखते हुए बोला, जब बुरा सोचोगी तो बुरा ही लगेगा ना। तुम्हें तो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। पति हैं हम तुम्हारे, तो प्यार की बातें सोचनी चाहिए। वीर की बात सुनकर अधीरा की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। वो वीर को ऐसे देखने लगी जैसे कोई अजूबा देख रही हो। वीर धीरे धीरे उसकी आंखों में झांकते हुए आगे बढ़कर उसके पास आया और अपना चेहरा उसके करीब लाकर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अगर तुम हमें ऐसे ही देखती रही तो एक बार फिर तुम्हें हमसे प्यार हो जाएगा। कहते कहते वीर ने धीरे से अधीरा का पैर पकड़कर धीरे से उसके जख्म पर डिटॉल वाला कॉटन रख दिया। आह! अधीरा के मुंह से चीख निकल गई तो वीर ने एकदम से उसके अधरों पर अपने होंठ रख दिए। वीर की इस हरकत से अधीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। वो वीर की पीठ पर अपने दोनों हाथों से मुक्के बरसाने लगी, जिससे वीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही अधीरा को किस करने के साथ कॉटन से उसके पैर के जख्म को साफ करता रहा। कुछ देर बाद वीर अधीरा से अलग हुआ तो अधीरा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर वो गुस्से से घूरते हुए वीर को देखने लगी तो वीर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से उसे नीचे अपने पैर को देखने का इशारा किया। तो अधीरा ने अपने पैर की चोट की तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी चोट का सारा खून साफ हो चुका था। फिर उसने उसी हैरानगी से वीर को देखा जो एक फ्रेश कॉटन में ट्यूब को दबाकर उसमें दवाई लगा रहा था। अधीरा वो खुद को देखते हुए देखकर वो उसे बोला, अब ये मत कहना कि अब तुम जख्म पर दवाई भी नहीं लगाओगे। अधीरा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, हाँ नहीं लगाऊंगी, आपने मुझे धोखा दिया है। और वीर उसके करीब आकर उसकी आंखों में गहरी नजर से देखते हुए बोला, और क्या? अधीरा वीर के अपने इतने करीब आने से थोड़ा हड़बड़ा गई। वीर की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। अचानक उसे अपने दिल की धड़कनों की गति तेज महसूस होने लगी। वीर की उन गहरी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो अधीरा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। बोलो ना अधीरा, और क्या? अधीरा अपने चेहरे को पीछे की तरफ ले जाते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो आपने धोखे से मुझे किस किस क्यों किया? वीर वैसे ही उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोला, धोखे से? धोखे से क्यों? बीवी हो तुम हमारी, पूरे हक से तुम्हें किस कर सकते हैं, कौन रोक सकता है हमें? वीर की इस बात से अधीरा ने घूर कर उसे देखा और फिर एक उंगली उसके सीने पर रखकर उसे अपने से दूर धकेल कर बोली, मैं रोक सकती हूँ? मेरी परमिशन के बिना आप मुझे किस तो क्या टच भी नहीं कर सकते। वीर बोला, लेकिन हमें परमिशन तो तुम पहले ही दे चुकी हो। अधीरा हैरानी से आंखें फाड़ कर बोली, मैं? लेकिन मैंने कब आपको परमिशन दी? वीर ने उसके गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो अधीरा अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर पीछे को हट गई और घबराहट भरी नजर से वीर को देखने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर वीर का हाथ एक पल को वहीं हवा में ही रुक गया। फिर उसकी आंखों में घबराहट देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे गले में पहने मंगलसूत्र में अपनी एक उंगली फंसाकर फिर उसे धीरे से ऊपर खींचते हुए बोला, ये जो हमारी परमिशन का सर्टिफिकेट तुम अपने गले में डालकर घूम रही हो, उसका क्या? अधीरा गुस्से से अपने दांत भींचकर अपना मंगलसूत्र उसके हाथ से छुड़ाकर गुस्से से बोली, ये भी मेरी मर्जी के बिना पहनाए हैं आपने मुझे धोखा देकर। फिर उसके एक गाल पर हल्के से प्यार से एक चपत लगाते हुए बोला, गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती हो तुम, जी करता है कि तुम्हें बस खा ही जाए। वीर की बात सुनकर अधीरा अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। अब तक अधीरा ने वीर को कंपनी के बॉस के अवतार में ही देखा था। वीर का ये रूप आज पहली बार देख रही थी और वीर का ये रूप उसे हद से ज्यादा हैरान कर रहा था। वीर ने अपनी एक उंगली उसकी ठोड़ी पर लगाकर उसका मुंह बंद किया और उससे थोड़ा दूर हटकर बैठते हुए बोला, अच्छा अब बातें बहुत हो गई, अब हमें तुम्हारे पैर पर दवाई लगाने दो। फिर वीर उसके पैर की चोट पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधने लगा। अधीरा इस बार कुछ नहीं बोली। सच में उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था जो वीर की दवाई लगाने से धीरे धीरे कम होने लगा था। उसके पैर पर पट्टी बांधकर वीर उठकर वॉशरूम में गया और कुछ देर में हाथ धोकर वापस आया तो देखा
अधीरा बिस्तर पर लेटी अपने पेट पर हाथ रखकर करवटें बदल रही है। वो उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया, फिर उसके पास जाकर बेड पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अधीरा ने पलट कर वीर को देखा, फिर गुस्से से उठकर बैठ गई और झुंझलाकर बोली, आपको इससे क्या, मैं जीऊं या मरूं आपकी वजह से? आपको तो बस अपनी मनमानी करनी है, किसी की फीलिंग्स की आपको क्या कदर? आपको पता भी है मैंने शाम से कुछ नहीं खाया, फिर डिनर भी नहीं किया। फिर वो बच्चों की तरह रोनी शक्ल बनाकर बोली, मुझे कितनी भूख लगी है, यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं। फिर उसकी बात सुनकर बोला, अरे तो बंसी से कहती ना, वो तुम्हें खाने को दे देता। अधीरा बोली, उस बेचारे को एक काम थोड़ी ना होते हैं, इतने बड़े घर में हजारों काम होते हैं उसे। वीर बोला, तो इतने सारे नौकर है और किसी को बोल देती। अधीरा बोली, मुझे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। वीर बोला, तो फिर खुद बना लेती, आखिर ये घर तुम्हारा ही तो है। ये सुनते ही अधीरा तुनक कर बेड पर खड़ी होकर बोली, हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि मैं घर का काम करूं, आपके लिए खाना बनाऊं, आपके कपड़े धोकर सारी हवेली की सफाई करूं। फिर वीर पर नीचे को थोड़ा झुककर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखिए मिस्टर वीर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि मुझे आपकी नौकरानी बनकर रहना होगा। तो ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं आपकी बीवी बनकर इस घर में आपके साथ आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं, समझे आप? तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करना। अपनी बात कहकर अधीरा वैसे ही वीर को घूर कर देखती रही। वीर भी कुछ देर तक उसे देखते रहा, फिर शांत से स्वर में बोला, हो गया तुम्हारा, तो थोड़ा पीछे हटोगी? वीर की बात सुनकर अधीरा थोड़ी सकपका सी गई, फिर खुद को अपने खड़े होने की अपनी स्थिति को देखकर छेपते हुए सीधी खड़ी हुई। वो लगभग वीर के ऊपर झुकी हुई थी, जिस कारण वीर को अपना सिर पीछे की ओर ले जाना पड़ा था। अधीरा के सीधे खड़े होते ही वीर भी अपनी नॉर्मल स्थिति में बैठ गया। वीर को देखकर अधीरा ने मुंह बनाया, फिर बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। तो वीर ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है क्या? अधीरा मुंह बनाकर बोली, हो तो रहा है, मगर इस वक्त दर्द से ज्यादा मुझे भूख सता रही है। ऐसे में नींद नहीं आएगी, इसलिए नीचे जा रही हूँ, शायद किचन में कुछ खाने को रखा हो। वैसे डिनर तो हमने भी नहीं किया, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। अपने मन में सोचकर वीर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहीं रुको, हम लेकर आते हैं। तुम सीढ़ियों से नीचे उतरोगी तो तुम्हारे पैर में दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए तुम यहीं बैठो, हम जाते हैं। अधीरा ने हैरानी से पूछा, आप लेकर आएंगे मेरे लिए खाना? फिर आपकी अकड़ का क्या होगा? वीर ने उसे घूर कर देखा तो अधीरा घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई और सर झुकाकर इधर उधर देखने लगी। वीर उसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। फिर रुककर पीछे अधीरा को देखकर बोला, हमारे आने तक बैठी रहना और सोना तो बिल्कुल भी मत, समझी? अधीरा ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला दिया तो वीर कमरे से बाहर निकल गया। किचन में जाकर वीर ने इधर उधर नजर मारकर देखा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ बॉल पर ढक्कन लगे हुए दिखे। उसने एक बॉल का ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें चावल थे। फिर उसने दूसरा बॉल खोलकर देखा तो उसमें दाल जैसा कुछ था। वो देखकर वीर के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर उसने वो दोनों बॉल फ्रिज में से बाहर निकाले और उन्हें गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में टाइमर सेट करके रख दिए। फिर प्लेट में गरम दाल चावल डाले। इस वक्त रोटी तो नहीं थी, इसलिए दाल चावल लेकर ही ऊपर अपने कमरे में चला गया। दोनों हाथों में खाने की थाली पकड़कर वीर अपने कमरे के सामने आकर अपने पैर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाकर पैर से ही फिर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने अपने बेड की तरफ देखा तो अपने दांतों को भींचकर आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर सामने देखा और नाक की मुद्रा में सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। अधीरा जो बेड की पैक से सिर टिकाकर सो रही थी, उसने उसके पास जाकर उसे देखकर अपने हाथों में पकड़ी खाने की दोनों थाली को पास में रखे टेबल पर रखा और अधीरा को देखकर खुद से बोला, अभी कुछ देर पहले भूख के कारण हंगामा किया हुआ था और अब देखो ऐसे बेफिक्र होकर सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब क्या करें, जगाएं क्या? इसे जगाना तो पड़ेगा, वैसे भी भूखे पेट सोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाकर जगाने लगा। अधीरा, अधीरा, उठो, उठकर खाना खा लो। वीर ने 2-3 बार उसे हिलाकर झुकाया, मगर अधीरा टस से मस नहीं हुई। फिर वीर ने कुछ देर सोचा,
ये ऐसे नहीं उठेगी, इसे जगाने के लिए अब हमें कुछ और करना होगा। फिर बेड के साइड ड्रॉर पर रखे पानी के जग में से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर कुछ बूंदे उसके चेहरे पर डाल दी। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही अधीरा हड़बड़ाकर उठी। बारिश आ गई, बारिश आ गई। अधीरा ने आंखें खोलकर जब अपने सामने देखा तो उसके सामने वीर अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा उसे घूर रहा था। वीर को देखकर अधीरा हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझ पर पानी क्या आपने डाला? वीर उसे घूर कर बोला, हाँ हमने ही डाला है तुम पर पानी। और पानी नहीं डाला, पानी के बस छींटे मारे हैं। अधीरा बोली, क्यों? अधीरा अपने दुपट्टे से अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए बोली। वीर बोला, तुम्हें जगाने के लिए। कैसे कुंभकर्ण की तरह सोती हो तुम? हमने कितनी आवाजें दी, हिलाया भी, मगर तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। फिर हमें ये तरीका अपनाना पड़ा तुम्हें जगाने के लिए। अधीरा मुंह बनाकर बोली, लेकिन जगाना क्यों था आपने मुझे? अब आपको मेरे सोने से भी प्रॉब्लम होने लगी है क्या? तुम्हें खाना खिलाने के लिए। वीर खाने की थाली हाथ में लेकर बोला, तुम्हें तो कहा था ना कि तुम्हें भूख लगी है, तो तुम्हें भूखी कैसे सोने देते हम? खाने की थाली वीर के हाथ में देकर अधीरा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो उछलकर खड़ी हो गई और तपाक से बोली, खाना? आप मेरे लिए खाना लेकर आए हैं? तो फिर ऐसे कहिए ना, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, लाइए दीजिए। वो लपक कर वीर के हाथ से थाली लेने लगी, मगर वीर वो थाली साइड में करके बोला, नहीं, जाओ पहले हाथ साफ करके आओ, जाओ। अधीरा अपने हाथ देखते हुए बोली, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ, साफ ही तो है। वीर उसे घूरते हुए बोला, अधीरा। अधीरा वीर को देखकर बोली, अच्छा ठीक है, जाती हूँ। फिर वो वीर को घूरते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो आगे चल रही थी मगर घूर वो पीछे वीर को रही थी। इस चक्कर में वो वॉशरूम के दरवाजे से जा टकराई। वीर खाने की थाली टेबल पर रखकर भागकर उसके पास आया और बोला, कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकती ना? अब लगा ली ना फिर से चोट? दिखाओ हमें, ज्यादा तो नहीं लगी? अधीरा जल्दी से बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। और कहकर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद अधीरा हाथ साफ करके बाहर आई और आते ही खाने की थाली देखते हुए बोली, क्या है खाने में? वाह, दाल चावल, ये तो मेरे फेवरेट है। आपको कैसे पता चला मुझे दाल चावल पसंद है? वीर उसे थाली देते हुए बोला, हमें नहीं पता था, वो तो फ्रिज में जो पड़ा था हम ले आए। वीर कह ही रहा था कि अधीरा वीर से थाली लेकर दोबारा बेड पर बैठकर थाली अपने आगे रखकर आलती पालती मारकर बैठ गई और हाथ से खाने लगी। वीर उसे हैरानी से देखते रहा। वीर उसे हाथ से चावल खाते हुए देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, ऐसे हाथ से क्यों खा रही हो? चम्मच के साथ खाओ ना। अधीरा लापरवाही से बोली, अरे दाल चावल चम्मच के साथ कौन खाता है? दाल चावल तो हाथ से ही खाने में मजा आता है। आप भी हाथ से खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। वीर बोला, नहीं, हमें इंसानों की तरह खाने की आदत है। कहकर वीर नाम में सिर हिलाकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, हमें इसके साथ खाना खाना था, मगर ये तो। फिर उसे खाते हुए देखकर बोला, अपने आप में एंटीक पीस है ये लड़की, मगर जो भी है सिर्फ हमारी है। फिर वो भी खाना खाने लगा। अधीरा ने खाना खाकर गिलास में भरकर पानी पिया। फिर बड़ा सा डकार लेकर खाली थाली टेबल पर रखकर वॉशरूम में हाथ धोने चली गई। फिर वो हाथ धोकर वापस आई और वीर को देखकर बोली, थैंक यू मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। सच में खाना बहुत अच्छा था। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे मत जगाना, हाँ ओके। कहकर अधीरा कंबल ऊपर लेकर फिर से लेट गई और वीर उसे मुंह खोले आंखें फाड़ कर देखता रह गया। फिर कुछ देर बाद अधीरा कंबल में से मुंह निकाल कर वीर से बोली, वैसे आप इतने खड़ूस भी नहीं हो जितना मैं आपको समझती थी। आप दिखते खड़ूस हो मगर दिल के अच्छे हो। वो क्या है ना, माँ कहती है भूखों को खाना खिलाने वाला कभी दिल से बुरा नहीं होता। अब आपने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो मगर आप दिल के बुरे नहीं हो सकते। ये कहकर वो फिर से कंबल मुंह पर ढक कर सो गई और वीर उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर उसने भी अपना खाना खत्म किया और बर्तन एक साइड टेबल पर रखकर वॉशरूम में हाथ धोने चला गया और फिर कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर एक साइड पर लेट गया। तब तक अधीरा गहरी नींद में सो चुकी थी और कंबल उसके ऊपर से हटकर उसके पैरों के नीचे आ चुका था। वीर ने उसे देखकर धीरे से सिर हिलाया। फिर काफी मेहनत के बाद कंबल उसके नीचे से निकालकर फिर से उसके ऊपर ओढ़ा दिया। फिर वो काफी देर तक सोती हुई अधीरा को ऐसे ही देखता रहा। उसे देखकर वीर अपने मन में सोच रहा था, हमें नहीं पता अधीरा कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्यों हमसे बेगानों जैसा बर्ताव कर रही हो। हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने खुद को हमसे दूर कर दिया। खैर,
तुम्हें तो हम अब खुद से दूर कभी जाने नहीं देंगे। और इन 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम हमसे अपने वीर से इतनी बेगानी हो गई कि आज बिल्कुल भी बेगाने से हो गए हैं हम तुम्हारे लिए। जब हम तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखते हैं तो हमारा बहुत दिल दुखता है, मगर आई प्रॉमिस यू अधीरा, हम एक बार फिर अपनी उसी अधीरा को वापस लाकर रहेंगे जिस अधीरा का दिल वीर के नाम से धड़कता था। और हम ये जानकर ही रहेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया है, अनजाना कर दिया है। वो कौन लोग हैं अधीरा जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं? जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। अधीरा को देखते देखते वीर को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह के 7:30 बजे भानु प्रताप सिंह जी अपनी डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनके साथ ही कुर्सी पर रागिनी बैठी भानु प्रताप जी के लिए ब्राउन ब्रेड पर बटर लगा रही थी। ऑरेंज जूस का घूंट भरकर जूस का गिलास टेबल पर रखकर भानु प्रताप सिंह जी ने करण की कुर्सी खाली देखकर रागिनी से पूछा, करण अभी तक नहीं आया? उसने ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? रागिनी अटकते हुए बोली, वो रात को देर तक ऑफिस में काम करता रहा बेचारा। काफी देर से सोया था, इसीलिए मैंने जगाया नहीं उसे। अगर आप कहें तो मैं अभी जाकर जगा देती हूँ। कहकर रागिनी कुर्सी से उठकर जाने लगी तो भानु प्रताप सिंह जी ने उसे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा, रहने दो, थोड़ी देर और सो लेने दो, थोड़ी देर बाद जगा देना, तब तक हम ऑफिस जाते हैं। तो मुझसे थोड़ी देर बाद भेज देना। भानु प्रताप सिंह जी की बात सुनकर रागिनी ने राहत की सांस ली और कुड़ते हुए मन में खुद से बोली, पता नहीं ये लड़का कब मेरी बात समझेगा। कितनी बार समझाया है इसे कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता अपनी ये लेट नाइट पार्टी में मत जाया कर, मगर ये मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। रात को लेट नाइट पार्टी से सुबह नशे में धुत होकर लौटता है। आखिर कब तक भानु जी से छुपा पाऊंगी मैं? अगर कभी ऐसी हरकतों का इन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। कहीं इतने सालों की हमारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। एक तो उस वीर नाम की तलवार हमारे सिर पर हमेशा टंगी रहती है, ऊपर से अगर करण की हरकतें भानु जी के सामने आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भानु प्रताप जी बोले, क्या हुआ रागिनी, क्या नहीं होना चाहिए? बेख्याली में रागिनी अपने आखिरी के शब्द थोड़ा जोर से बोल गई थी, जिन्हें सुनकर भानु प्रताप सिंह जी ने हैरानी से उसे देखकर पूछा तो रागिनी हड़बड़ाकर अपनी बात घुमाते हुए बोली, वो मेरा मतलब है आप करण को थोड़ा कम काम दिया कीजिए ना। इस तरह से रात भर काम करके कहीं वो बीमार ना हो जाए। भानु प्रताप सिंह जी रागिनी की बात पर सिर हिलाकर हंसते हुए बोले, अगर काम नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? और काम करने से कभी किसी का नुकसान हुआ है भला कभी? हमें देखो, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें कुछ हुआ है क्या? और वीर को देखो, कितने कम वक्त में उसने बिजनेस की दुनिया में कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और ये उसकी दिन रात की मेहनत का ही तो फल है। हम चाहते हैं कि करण भी वीर की तरह ही बिजनेस में ऊंचा नाम और मुकाम हासिल करे और अपनी फैमिली बिजनेस को और आगे ले जाए। भानु प्रताप जी की बात सुनकर रागिनी छोटी मुस्कान मुस्कुरा दी, मगर भानु प्रताप जी के मुंह से वीर की तारीफ सुनकर रागिनी का मन कड़वाहट से भर गया। वो खुद से मन में बोली, लो फिर से इन्होंने शुरू कर दिया वीर की तारीफों का बखान। पर कोई बात नहीं, कमाने दो उसे और दौलत, जितनी ज्यादा वो कमाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। आखिर वो सारी दौलत अंत में हमारे पास ही तो आएगी। 1.5 साल से भी कम समय रह गया और फिर उसका सब कुछ हमारा होगा। अभी तक तो शादी हुई नहीं उसकी, तो बिना शादी किए बच्चा कहाँ से लाएगा? वो बेचारा तो अभी तक उसी के गम में डूबा है जो 3 साल पहले उसे छोड़कर चली गई। हमें तो लगा था कि वीर की शादी रोकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर ये वीर तो एक पिटा हुआ आशिक निकला। एक बेवफा लड़की के गम में डूबकर किसी और लड़की के करीब भी नहीं जा पाया इतने सालों से। वो तो करण को वक्त पर पता चल गया उस लड़की का, और वक्त रहते करण ने उन दोनों को अलग कर दिया, वरना हमारा तो सारा प्लान ही बिगड़ जाता उस लड़की की वजह से। रागिनी को गहरी सोच में डूबा देखकर भानु प्रताप जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा, किस सोच में डूब गई रागिनी? रागिनी हड़बड़ाकर बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर भानु प्रताप जी ने अपने हाथ नैपकिन से साफ करते हुए कहा, अच्छा हमारा नाश्ता हो गया, हम ऑफिस चलते हैं, आप करण को बाद में भेज देना, ओके? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाय। भानु प्रताप जी ने रागिनी के सिर के पीछे हाथ रखकर उसे थोड़ा अपने करीब लाकर उसके माथे को प्यार से चूमकर मुस्कुराकर बोला, बाय एंड टेक केयर। फिर वो उठकर ऑफिस चले गए। रागिनी उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराती रही, फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो खुद से बोली, आप बहुत अच्छे हो भानु जी,
काश कि हमारी जिंदगी में वीर ना होता तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन होती। जानती हूँ कि मैं स्वार्थी हो रही हूँ, मगर एक माँ अपने बच्चों के लिए स्वार्थी होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैं जो भी कर रही हूँ वो कुछ गलत नहीं है और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। आई एम सॉरी भानु प्रताप जी, लेकिन हमारे सुख के लिए, हमारी खुशियों के लिए वीर को हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जाना होगा, मतलब इस दुनिया से जाना होगा। मैं जानती हूँ इससे आपको बहुत दुख होगा, मगर आप फिक्र मत करना। मैं, करण और आपकी प्यारी प्रिंसेस संजना, हम तीनों हमेशा आपके साथ रहेंगे, एक सुखी परिवार की तरह जिसमें वीर के लिए कोई जगह नहीं है। हम आपको इतना प्यार देंगे कि आपको वीर की कभी याद भी नहीं आएगी। जैसे मेरे प्यार ने आपके दिल से दामने की यादें भुला दी, वैसे ही मेरा और हमारे दोनों बच्चों का प्यार आपको कभी वीर की याद भी नहीं आने देंगे। फिर इस घर और इस परिवार से वीर का हमेशा के लिए नाम और निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हा हा हा। कहते हुए रागिनी की आंखों में एक अजीब सी वहशियाना चमक थी। फिर वह खुद ही अपने प्लान के बारे में सोचकर पागलों की तरह हंसने लगी। इस तरह हंसते हुए वो किसी पागल सनकी की तरह लग रही थी। वीर अपने कैबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे कैबिन से बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी धड़ाम से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और 19-20 साल की एक बेहद प्यारी सी खूबसूरत लड़की, जिसके कंधों तक कर्ल बाल थे, जिसने पिंक कलर का क्रॉप टॉप के साथ व्हाइट शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी और पैरों में घुटनों तक पिंक कलर के लॉन्ग शूज पहने हुए थे। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर वीर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की के पीछे वीर के ऑफिस के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए और वीर को देखकर घबराते हुए बोले, सर, इस लड़की को हमने बहुत रोका, मगर ये लड़की हमें चकमा देकर अंदर भाग गई। ए लड़की, चलो यहाँ से, नहीं तो लेडीज गार्ड बुलाकर जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। गार्ड्स की बात सुनकर वो लड़की उन्हें घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? क्या तुम मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर वीर की तरफ देखकर बोली, और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? क्या आपने भी नहीं पहचाना मुझे? और आप ऐसे कैसे मेरी इंसल्ट होते हुए देख सकते हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ आपसे, अभी के अभी इन्हें जॉब से निकालिए। अभी के अभी इन्होंने मुझे आपसे मिलने से रोका और अभी मुझे इंसल्ट भी किया। वीर उस लड़की की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और आंखों के इशारे से उन गार्ड्स को जाने का इशारा किया। वीर का इशारा मिलते ही वो गार्ड्स चले गए। उन्हें जाते देखकर वो लड़की हैरानी से वीर से बोली, आपने उन्हें पनिश भी नहीं किया, बस ऐसे ही जाने दिया। दिस इज नॉट फेयर। फिर वो पैर पटकते हुए मुंह बनाकर बोली। वीर उसके पास आते हुए बोला, किस बात की पनिशमेंट? वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हें आने से पहले हमें एक कॉल करनी चाहिए थी। लड़की उदास होकर बोली, तो क्या अब आपसे मिलने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप भी नहीं। मैं आज ही लंदन से आई हूँ, पूरे 3 साल बाद। घर में किसी को नहीं बताया, सीधे आपसे मिलने आ गई। सोचा आपको सरप्राइज देकर हैरान कर दूंगी, मगर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या सच में मुझे देखकर आपको कोई खुशी नहीं हुई? थोड़ी सी भी नहीं। वीर कुछ देर उसे देखते रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और हंसकर उस लड़की की तरफ अपनी दोनों बाहें फैला दी तो वो लड़की दौड़कर वीर के गले से लग गई। ये लड़की और कोई नहीं, संजना थी, जो 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस लौट कर आई थी और एयरपोर्ट से सीधा वीर से मिलने उसके ऑफिस आई थी। वीर ने संजना से पूछा, ठीक हो ना? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो ना? संजना बोली, मैं ठीक हूँ भाई, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आ गई। वीर ने उसे केबिन में एक तरफ पड़े सोफे पर बिठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ गया और बोला, अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि तुम हमसे मिलने आई हो तो तुम पर डांट पड़ेगी। संजना बोली, आई डोंट केयर, मुझे मॉम की कोई परवाह नहीं है। मॉम डांटती है तो डांटती रहे, पर मुझे मेरे भाई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अपने भाई से मिलने चली आऊंगी। वीर मुस्कुराकर संजना को देखकर बोला, अच्छा ये बताओ क्या लोगी? संजना बोली, अभी कुछ नहीं भाई, अभी तो घर जाकर पहले फ्रेश होना है, उसके बाद कुछ लूंगी। भाई अभी तो मैं घर जा रही हूँ, पर मैं जल्दी ही घर आऊंगी, तब मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। वीर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज तुम्हें घर आने पर ही मिलेगा। सरप्राइज की बात सुनकर संजना की आंखों में चमक आ गई और वो खुश होकर बोली, भाई बताइए ना क्या सरप्राइज है, मुझे अभी जानना है। वीर मुस्कुराकर बोला, अभी नहीं, तुम कल शाम घर आना, तब मिलेगा तुम्हें वो सरप्राइज। संजना खड़े होते हुए बोली,
ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ, मैं कल शाम को घर आ जाऊंगी, पर आप भी कल शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। वीर भी खड़ा होकर बोला, ठीक है जाओ और संभल कर जाना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। संजना बोली, ओके भाई। और वो वीर के गले से लग गई और वीर को बाय बाय करके चली गई। वीर के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोला, अपनी माँ से कितनी अलग है संजू, काश कि वो भी संजना जैसी होती तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। वीर ने अनुराग को अपने कैबिन में बुलाया। कुछ देर बाद अनुराग उसके सामने था। वीर ने उससे पूछा, उन लोगों का कुछ पता चला जो अधीरा को ढूंढ रहे थे? अनुराग बोला, नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला, अभी वो लोग किसी से नहीं मिले, पर एक बात और है जो मुझे पता चली थी। वीर ने पूछा, बताओ हमें क्या बात पता चली थी तुम्हें? फिर वीर ने उसे कुछ बताया तो वीर की आंखें हैरानी से फैल गई। आगे क्या होगा? क्या वीर को अब सच का पता चल जाएगा? रागिनी को वीर की शादी की खबर पता चल गई तो वो क्या करेगी? वीर अधीरा को कैसे बचाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।